वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पूरा कंटेंट है, उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं हम लोग। तो इसको प्रीलिम्स के जो टॉपिक है जैसे कि अराइवल ऑफ यूरोपियन यूरोपियन में इंग्लिश ब्रिटिशर्स का एक्सपांसन होता है। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। फिर मेजर इवेंट में 1857 का रिवोल्ट होता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच स्प्लिट हो जाता है। फिर 1950 में 1915 में ये स्प्लिट कंबाइन मतलब दोनों साथ में आ जाते हैं। और 1917 में होम रूल जो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट चलाते हैं। 1919 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है जो 1950 में स्टार्ट हुआ था। तो फिर भी रॉलेट एक्ट चलता रहता है, उसके विरोध में फिर जलियांवाला बाग में एक मैसेकर करते हैं, इसका भी इवेंट हम कवर करेंगे डिटेल में। फिर 1922 में अ, जो चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है। इसी तरह 1927 में साइमन कमीशन का विरोध होता है। 1929 में पूर्ण स्वराज जो रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू घोषणा कर देते हैं। 1930 में फिर दांडी मार्च होता है। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। और उसके करीबन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। और उसके बीच अराउंड ही जो सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल आर्मी की वो सेटअप करते हैं। और सिंगापुर, जापान वगैरह वगैरह वेरियस देश में, जर्मनी में भी वो एक बार हिटलर से मिलके आते हैं। और फाइनली 1947 में जो 200 ईयर से जो अंग्रेज हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और कोलोनाइजेशन का जो एरा था इंडिया में वो खत्म होता है। और विथ दिस हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ड्रॉस one sorrowness with it, that was partition of 1947। तो हम ये पूरा जो हमने टॉपिक अभी एक एक शब्द में बोला है, ये सब डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ये पूरा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो पूरा इवेंट था, इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रीडम, इसमें एक पर्सनालिटी जिसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर उसको एकदम से चेंज कर दिया, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, तो वो है महात्मा गांधी। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द टॉपिक ऑफ GS1 मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेंस का टॉपिक है, पर्सनालिटीज। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वो पर्सनालिटीज में क्वेश्चन काफी काफी आए हुए हैं। जैसे कि 2013 में कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली महात्मा गांधी के ऊपर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है। और रिसेंटली 2023 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच कंपैरिजन एजुकेशनल और नेशनलिज्म के बीच आया हुआ है। तो एक पैटर्न आप यहाँ पे अगर नोटिस कर सकते हैं तो 2013 के बाद 15, 15 के बाद 18, 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। तो ऑन एन अराउंड एवरी
2 ईयर में एक क्वेश्चन पर्सनालिटीज के ऊपर आता ही है। और अभी तक 2013 से 2024 तक 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से 6 में से 5 बार उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 2015 में उन्होंने पूछा था कि हाउ वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, इंडियन इंडिपेंडेंस कैसा होता। 2018 में उन्होंने पूछा है कि महात्मा गांधी के थॉट का क्या सिग्निफिकेंस है अभी के प्रेजेंट टाइम में। 2019 में उन्होंने पूछा था कि महात्मा गांधी के साथ साथ और कौन से नेता के वॉइस थे, यानी कि सपोर्ट था, जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन और इनरिच किया। 2021 में उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बिल्ड किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। और 23 में हमने डिस्कस करने वाले हैं कि महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के डिफरेंस। ऐसा एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच क्या क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर भी आया हुआ है। तो ये पूरा पर्सनालिटी का हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक एक सीरीज, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, फिर जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन पर्सनालिटीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी जो पर्सनालिटीज है जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, और बहुत सी एक एक बात है कि इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम है कोई एक पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कंबाइन एफर्ट है। तो जिस तरह हम प्रीलिम्स का जो कंटेंट कवर करने वाले हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसके साथ साथ पर्सनालिटीज को भी हम देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फिर चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब पर्सनालिटीज को हम कवर करेंगे। और उसके पर्सपेक्टिव से हम मेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक है मेंस का कि महात्मा गांधी, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आज कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ये 2021 वाला कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कौन कौन से महात्मा गांधी लाए थे। तो महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कौन कौन से लाए थे नॉन कोऑपरेशन और डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाना जरूरी क्यों था। तो उससे भी पहले हमें ये जानना है कि महात्मा गांधी का बैकग्राउंड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बॉर्न बेबी, द बेबी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 नेम्ड मोहनदास, जो बाद में जाके गांधी जी के नाम से, जिनको फेमसनेस मिलती है, जिनको सुभाष चंद्र बोस महात्मा बुलाते हैं। तो यही है मोहनदास, जो 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे। उनके पिता का नाम था करमचंद, और ये इनके पिता की चौथी शादी थी, लास्ट एंड फोर्थ मैरिज हुआ था उनका जिस लेडी के साथ, जो कि महात्मा गांधी की माता है। उनका नाम है पुतली बाई। और ये करमचंद और पुतली बाई के 4 चिल्ड्रंस में से लास्ट चिल्ड्रंस थे, चौथे, वो थे महात्मा गांधी जी। उनकी माता पुतली बाई ऑर्थोडॉक्स थी, क्योंकि और ये उनके पिता थे, वो दीवान थे गांव के। तो इस तरह से उनका फैमिली था। लेकिन अभी एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन से पहले पहले उनकी शादी हो जाती है और उनकी वाइफ बनती है कस्तूरबा 12 साल की उम्र में। गांधी जी, दिस इज द नोटेबल थिंग कि महात्मा गांधी की शादी चाइल्ड मैरिज थी 12 साल में, और उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये एक दूषण है, दिस इज द सोशल इविल, जो कि बाद में उन्होंने उनके
अगेंस्ट फाइट किया और चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने के लिए बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए। तो 12 साल में कस्तूरबा से उनकी शादी हो जाती है और उनका एजुकेशन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। कस्तूरबा का एजुकेशन नहीं होता है क्योंकि उनका मैरिज चाइल्डहुड में ही हो जाता है। गांधी जी 12 साल के थे, उसका मतलब यह है कि कस्तूरबा तो उनसे भी काफी छोटे थे और फिर मैरिज के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो गांधी जी का एजुकेशन हुआ था भावनगर में, हायर स्टडीज भावनगर में हुई थी। फिर उनको वहां पे जमता नहीं है, इसीलिए मावजी दवे नाम के एक उनके फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप इंग्लैंड में जाओ और वकीलात के लिए बैरिस्टर की डिग्री वहां पे ले लो। तो गांधी जी 1888 में 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि उनकी माता जो पुतलीबाई थी वो ऑर्थोडॉक्स थी। इसलिए मैंने बोला कि जब गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे तब पुतलीबाई ने महात्मा गांधी को तीन वोव्स यानी कि तीन सिद्धांत को पालन करने के लिए बोला, जिसमें से तीनों तीन थे कि एब्सटेन फ्रॉम वाइन। फर्स्ट था वाइन से एब्सटेन, दूसरा था एब्सटेन फ्रॉम वुमन और तीसरा था एब्सटेन फ्रॉम मीट। तो इसलिए फिर गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन गए। फिर वहाँ पे उन्होंने काफी रिलीजियस बुक्स को पढ़ा, जैसे कि भगवत गीता को भी उन्होंने वहाँ पे पढ़ा और बहुत सी रिलीजियस बुक उन्होंने पढ़ा, ईसाई जीसस क्राइस्ट की बाइबल और सभी बुक को उन्होंने पढ़ा। इसी वजह से उनका पर्सपेक्टिव सभी रिलीजन के लिए ओपन रहता है। फिर 1888 में 1888 में इंग्लैंड जाने के बाद 2 साल के बाद वो वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर उनको जाना पड़ता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो बैरिस्टर की वकीलात की डिग्री तो लेके आ गए थे, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वो वकीलात कर पाएंगे। एक बार वो मुंबई में एक केस के लिए गए भी थे, लेकिन ऐसा होता है कि वो वहां पे जज के सामने नर्वस हो जाते हैं और केस को डिफेंड नहीं कर पाते। फिर उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि साउथ अफ्रीका में जाए, वहां पे एक केस है। तो फ्रेंड के फेवर की वजह से उनको साउथ अफ्रीका में जाना पड़ता है एक केस को हैंडल करने के लिए। जब वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं तब थोड़े समय बाद उनको पता चलता है कि उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जब तक वो खत उनके पास आता है तब बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसके काफी पहले उनकी माता की डेथ हो जाती है। क्योंकि उनकी माता की डेथ के 6 साल पहले उनका उनके पिता का भी डेथ हो गया था। तो गांधी जी अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं। उनको लॉ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, उनको कोई केस लड़ने में इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। फिर भी वो वहां पे मन मक्कम करके वो केस लड़ते हैं। तो एक बार वो अफ्रीका में ट्रेन में जा रहे होते हैं तब उन उनको पता चलता है कि यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। गांधी जी के पास क्लास 1 की जो टिकट थी रेल डब्बे में बैठने की, फिर भी उनको बैठते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। तब उनको फर्स्ट टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका को फेस करते हैं। इसके अगेंस्ट में गांधी जी वहाँ पे एक नेशनल इंडियन कांग्रेस के सेक्रेटरी बनते हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं 1894 में। फिर बाद में गांधी जी 1901 में इंडिया आ जाते हैं, लेकिन उनको फिर अफ्रीका के लोगों ने फिर वहाँ पे बुलाते हैं कि आपकी ज़रूरत है, तो वो अफ्रीका में फिर चले जाते हैं। 12 साल वहाँ पे ही रहते हैं। वहाँ पे गांधी जी ने फिनिक्स फार्म होता है, वहाँ पे आइडिया ऑफ कम्युनिटी लिविंग वो स्प्रेड करते हैं कि सारी कम्युनिटी के लोग फिनिक्स फार्म में आके रहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंसी यानी कि आत्मनिर्भरता का वहाँ पे
वो सिद्धांत को अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे आके सभी लोग अपना काम खुद करेंगे। इस तरह से फिनिक्स फार्म में वो कम्युनिटी लिविंग का आइडिया को स्प्रेड करते हैं। फिर 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की भी वहाँ पे स्थापना करते हैं और सब वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो फाइल करते हैं कंप्लेंट, और वहाँ पे उनको सक्सेस मिलती है। काफी बाद सत्याग्रह का जो मेजर कंसेप्ट है वो साउथ अफ्रीका की जो उनकी फाइट थी, जो नॉन वायलेंस, ट्रूथ और सत्याग्रह, उनकी फाइट थी। वहां से वो बेसिक नीड उनको पता चल जाती है कि सत्याग्रह ऐसे लड़ा जाता है विदाउट वायलेंस। और फिर बाद में वो उसको इंडिया में भी अप्लाई करते हैं। इस तरह से पूरा गांधी जी का इवोल्यूशन होता है 1915 तक। और 1915 में बाद में फिर गांधी जी आ जाते हैं इंडिया में, बैक टू द इंडिया जनवरी 9, 1915, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है। और 1915 में जब आते हैं तो एक आश्रम की स्थापना करते हैं साबरमती के तट पर अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में आया हुआ है, जिसे साबरमती आश्रम बोलते हैं। और वहां पे उन्होंने 16 साल गुजारे हैं और अपने सिद्धांतों को वहां से स्प्रेड किया है। गांधी जी वैसे जब आते हैं इंडिया में 1915 में, तो तुरंत ही अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वो एक कैंपेन स्टार्ट नहीं कर देते। उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे जिसे गोपाल कृष्ण गोखले माना जाता है, उनसे वो एडवाइस लेते हैं। तब गोपाल कृष्ण गोखले उनको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको पहले भारत भ्रमण करना चाहिए। भारत की परिस्थिति कैसी है अभी, इंडिया के लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, आपको ये पहले ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाद में आप उनके लिए आप सिंपैथी और कंपैशन आप कर सकते हैं, और एज अ कंपेंसन आप एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये इनका गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक सजेशन उनको अच्छा लगा, तो वो भारत भ्रमण करते हैं। तब भारत की गरीबी, भारत की पॉवर्टी को जब वो देखते हैं, तब उनका दिल टूट जाता है और वो अपनी अ, कपड़ों का त्याग करते हैं और फिर पूरा जीवन एक धोती में ही गुजारते हैं। ये 1915-1917 तक का पूरा हमने कवर कर लिया है गांधी जी का जीवन। अब यहाँ से स्टार्ट होगा गांधी जी का पॉलिटिकल करियर इन इंडिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके कवर के स्टार्ट स्टार्ट हम ये जो क्वेश्चन था कि गांधी जी ने क्यों कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इसका आंसर की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, चंपारण सत्याग्रह से। उन्होंने क्या क्या रियलाइज किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। थैंक यू।